Good morning, everyone. So today's topic is, can you all listen to me? Hello, everyone. Please give me confirmation if you can hear me. Yes, ma'am. Yeah. Today's topic is uh, sources of long-term finance. As we've already studied. Okay, Danish. Okay. Okay, thank you. Um, as we all have studied already about how finance is important to the business.
finance is required for anything and everything which is related to financial activities. कोई भी financial activities जहाँ पर पैसे की जरूरत है, ये सारी activities करने की जरूरत जब भी हमें पड़ती है business में, तो हमें पैसे की जरूरत starting, for example, starting a business. अगर हमारा business बिल्कुल new है, just have the idea only, and we are not into any kind of business, and we are thinking to start that business. So, to start that business, we would be requiring huge amount of finance. Finance expansions to production capacity. ये सेकंड ऑप्शन तब आता है जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वी आर रनिंग अ बिजनेस, बट वी आर थिंकिंग टू एक्सपैंड इट, कि आज हम इस लेवल पे करते हैं, हमारे पास मे बी 10 people हैं in the business and we are planning to expand it. Maybe we will require 5 more people, 10 more people. We have to increase our staff, increase our production capacity, what many other things के उस चीज़ के लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है. कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में हमें लॉन्च करने हैं जो हम अभी तक नहीं बना रहे थे, तो भी ये किसी और न्यू मार्केट में एंटर करना है, ऑल टुगेदर एक न्यू वर्टिकल ओपन करना है, या ऑल टुगेदर एक न्यू SPU ओपन करना है, वी कैन से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कुछ जिसका नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट का नेचर है वही बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, तो भी हमें फाइनेंस की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है. और फाइनेंस की अदरवाइज भी रिक्वायरमेंट रूटीन एक्टिविटीज के लिए भी रहती ही है. समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ like bank transfer things, so we have to save the liquid cash in the bank also, and not in the form of maybe such a way that we cannot withdraw. ऐसा भी होता है कि हम बैंक में कुछ पैसा रखते हैं जो हम withdraw नहीं कर पाते, तो उस फॉर्म में पैसा हमें कब रखना है वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. इस फॉर्म में पैसा कोई रख रहे हैं जो हम विड्रॉ नहीं कर सकते फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से कोई अनब्रेकेबल FD हो गई है, या कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी उसमें म्यूचुअल फंड्स में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, हालांकि बिजनेस ये सब सोच समझ के करता है, तो तब यस व्हाट हैपेंड, तो हमको रूटीन एक्टिविटीज जो रनिंग करने के लिए डेली एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए भी हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे मैं आ रही हूँ. पहले हमने ये देख लिया कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, किन किन है. उसके बाद कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं. कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब जैसे हमें नाम ही बता रहा है, नेम ही बता रहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं वो, यानी कि अगर हमें कोई पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, तो वो सोर्स हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि हमें 1 साल के बाद पैसा रिफंड नहीं करना पड़े, और वो हमारे पास कई सालों तक हमें रहे हमारे पास पैसा. दो सोर्सेज, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज से हमें पैसा मिल सकता है, दो सोर्सेज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. और अगर सपोज करिए कि हमें पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, सो वी अज्यूम कि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, या एक फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल टू मार्च जो चलता है उसके लिए हमको चाहिए कि अगर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में लिया तो मे बी अगले साल तक हम उसको रिटर्न कर देंगे विद ऑल दी ड्यूज जो भी है, उसका इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, जो भी कुछ है. तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया अप टू द ईयर. लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है फॉर मोर देन अ ईयर, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अभी इस स्लाइड में आप देखेंगे. लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो रहा है आपके सिलेबस में, दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड नॉट शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस. तो हमें फिर भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं और शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं. तो शॉर्ट टर्म 1 ईयर से नीचे वाले हो गए या अप टू दी 1 ईयर तक हो गए. 1 ईयर से ज्यादा का अगर जा रहा है टर्म ऑफ द फाइनेंस जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो देन we will have to go with the long term finance only. अब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम अब स्टडी करेंगे. ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पर्पस ये होता है कि फिक्स्ड एसेट्स अगर हम खरीद रहे हैं, कोई भी बिजनेस होता है उसके लिए ना स्टार्ट करने के लिए हमारे पे हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है फाइनेंस से जो हम खरीदते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल होता है कि रूटीन एक्टिविटीज के लिए जो कैश चाहिए होता है डे टू डे के लिए, वो हमें
परमानेंटली मिलता रहे। ऐसा नहीं हो कि हम रोज के बेसिस पे फाइनेंस ही प्रोक्योर करते जा रहे हैं। पर वर्किंग कैपिटल के हमें कितना पैसा चाहिए एक साल में, फॉर एग्जांपल एक टेंटेटिव एनालिसिस करने के बाद या एनालाइज करने के बाद हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इतना अमाउंट हमें एक साल में वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और हम यहाँ पे रखते हैं ये पैसा, इस बैंक अकाउंट में रखते हैं, यहाँ से हम मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे विड्रॉ भी कर सकते हैं, या अदरवाइज बैंक में तो पड़ा ही है लिक्विड फॉर्म में, व्हेनेवर वी वुड वांट टू ट्रांसफर इट, हमें किसी की वेंडर की पेमेंट करनी है, सैलरीज की पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो वहां से हम वर्किंग कैपिटल के तौर पे उस पैसे को यूज कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिखा रखा है पर्पस के लिए, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म टाइम में यूज होने वाले हैं बार बार। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का जो प्लेस है, एरिया है, बिल्डिंग ऑफ द ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज की बात करते हैं, हम अपने कॉलेज की बात करते हैं अगर, तो हमारे कॉलेज में फिक्स एसेट कौन सा हुआ? अब ये कॉलेज स्टार्ट करने के लिए किसी ने प्लानिंग की होगी कि हमें कॉलेज स्टार्ट करें तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, कितना पैसा लगेगा, और सबसे बेसिक चीज की फिक्स्ड एसेट में कॉलेज में क्या आता है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है बेसिकली, कि कहाँ पर बैठकर क्लासेस ली जाएंगी, कहाँ पर स्टाफ अवेलेबल रहेगा, और क्या क्या चीजें उस बिल्डिंग में चाहिए। तो बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कॉलेज की बिल्डिंग को हर महीने हम लोग चेंज कर रहे हैं, या हर 6 महीने में या हर साल में चेंज कर रहे हैं। ये एक ऐसे एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, जो कई सालों के लिए चले जाते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको हम रिपीटेटिव यूज करते रहते हैं। अब हम उसको यूज करें या ना करें, उनकी कॉस्ट तो होती ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी कोई लैंड परचेज कर लिया है या उस पर बिल्डिंग बना दिया है, या फिर अगर हमने उसको रेंट पे लिया है, अपना नहीं है और रेंट पर लिया है, तो एवरी टाइम चाहे हम क्लासेस लगाएं कॉलेज में, नहीं लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमें वो रेंट तो पे करना ही है। तो वो फिक्स्ड जो एक एसेट का कॉस्ट होता है फिक्स, वो कंपनी को बेयर करना ही पड़ता है। तो कंपनीज में भी ऐसे फिक्स एसेट होते हैं, बिल्डिंग हो गई है, या बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर है जिस पर स्टाफ बैठता है, चेयर्स, टेबल्स, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड पर्पस हो गया टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मेन है कि अगर हमें किसी बड़े लेवल पे अच्छा एक्सपेंशन करना है, मे बी एक नया बिजनेस यूनिट ही स्टार्ट करना है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही अब हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मे बी अपना बिजनेस को हम डबल करने का ही सोच रहे हैं, तो वो बहुत ह्यूज लेवल का जब अमाउंट चाहिए होता है हमको, फाइनेंस चाहिए होता है हमको, तो फिर हम शॉर्ट टर्म नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसे को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस पर्टिकुलर सोर्स से हम पैसा लें, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। हम बहुत सारे फैक्टर्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें लेने पड़ते हैं कंसिडरेशन में, कि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऑफिस कहाँ लगाएंगे, कौन सी जगह पे ऑफिस लगाएंगे। अब उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कि वहाँ पर हमको लैंड सस्ता मिलेगा, वहाँ पर मैन पावर हमको थोड़ा चीपर रेट पर, इकोनॉमी के रेट पर मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ऐसी चीपर जगह पर ऑफिस खोल देंगे, वहां पर लोगों को परेशानी होगी ट्रैवलिंग में ही, क्या हम ट्रैवलिंग के लिए कोई और उनको ऑप्शंस दे रहे हैं, मतलब नेचर क्या है ऑफ बिजनेस, हम पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है। क्या तो हमको प्रोडक्शन करनी है, या सपोज करो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, चिमनीज होंगी, मे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करेगी हमारी फैक्ट्री, तो हम थोड़ा घर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, घर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उससे थोड़ा दूर लगाने की सोचते हैं। आप देखो फैक्ट्रीज जो है वो कभी भी किसी रेजिडेंशियल एरिया में बहुत मुश्किल से होती हैं, बहुत कम होती हैं, क्योंकि उनका जो उनसे जो पॉल्यूशन बाहर आता है, धुआं, स्टीम बाहर आ रहा है, या धुआं जो भी जो पॉल्यूटेंट बाहर आते हैं, वो परेशान करते हैं लोगों को, एज एन उनका मतलब जो भी इन्वायरमेंट खराब करने में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ। तो हम नेचर ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है कुछ, तो हम कहीं दूर रेजिडेंशियल एरिया से किसी आइसोलेटेड प्लेस पर जाकर हम वो फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे। वहां पर हमें दूसरा चैलेंज शायद ट्रांसपोर्ट का आ सकता है, बट हम उसका कुछ और सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। मे बी हम अपने वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकते हैं, बस फैसिलिटी दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, अगेन वही कि हम गुड्स जो बनाने वाले हैं वो क्या है, गुड्स बना रहे हैं या सर्विसेज भी तो बना सकते हैं, हम सर्विस भी बेच रहे हैं। तो सर्विस अगर हम बेच रहे हैं तो वो सर्विस ऐसी जगह पर हम फिर ऑफिस बनाएं, या क्या हम करें कि जिस हिसाब से सर्विसेज लेने वाले आसपास हो, उनका टाइम ना वेस्ट हो,
हमारा टाइम ना वेस्ट हो उनको सर्विस प्रोवाइड करने में, हमारा कॉस्ट ना बढ़े। फॉर एग्जांपल अगर हम कार रेंटल सर्विसेज का कोई करते हैं कि मतलब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कि मेरे पास मैं 8-10 गाड़ियां खरीदूंगी और उनको मैं रेंट पे चलाऊंगी, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस होता है। तो मैं अगर अपना ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूंगी किसी गांव में जाकर लगाती हूँ अगर प्लांट या कुछ भी, तो वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि यूजर्स तो मेरे बिल्कुल बाहर हैं, या तो वो कमर्शियल एरिया में होंगे या रेजिडेंशियल एरिया में होंगे यूजर्स जो होंगे। तो बेटर है कि मैं ऐसी जगह पे ऑफिस लगाऊं जहाँ पर मेरा जो डेढ़ किलोमीटर है वो कम हो। गाड़ी अगर किसी गांव में मैं लगाऊंगी फैक्ट्री, तो गाड़ी गांव से चल के आएगी, रेजिडेंस तक पहुंचेगी क्लाइंट के, उतना 1.5 किलोमीटर से मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो नेचर ऑफ गुड क्या है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज क्या क्या हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में, ये हेल्प करता है कि हम कौन सा पर्टिकुलर टर्म ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म ऑफ फाइनेंस हम लेंगे टेक्नोलॉजी से। कैसे कि फॉर एग्जांपल एट टाइम्स ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में आपको आप सारे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या कुछ भी लोग हैं उनसे आप कनेक्ट डेली बेसिस पर नहीं कर रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो। तो आपके पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप उन सबको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उन सबसे कनेक्ट भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है? अगर यही नहीं है तो फिर कौन हमें इन्वेस्ट करेगा? तो वी हैव टू फैक्टर ऑल दोस रीजंस जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमें इतना पैसा चाहिए तो हमको कहाँ से। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग, इसमें कॉस्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर, वो भी हमें इसमें ऐड कर रहना चाहिए कि जो कॉस्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की वो भी हमें डिटरमाइन करनी चाहिए कि जब हम पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है उसको हम सोर्स करने का सोच रहे हैं, तो कॉस्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, डिबेंचर्स हो गया, शेयर्स हो गया, रिटेन अर्निंग्स हो गया, टर्म लोन्स हो गया, डेफर्ड क्रेडिट्स हो गया। ये सारी चीज़ें अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स में कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, डेफर्ड क्रेडिट क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, और टर्म लोन्स क्या होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम ये हम कवर करेंगे। दिस इज दी मेन सोर्सेज, बेसिकली दीज आर दी मेन सोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। किसी भी कैपिटल, कंपनी के कैपिटल जो रन करने के लिए कंपनी को चाहिए होती है, कैपिटल दी अमाउंट ऑफ मनी और द फाइनेंस, वो जो है अगर हम बात करते हैं कि हमारी कैपिटल शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, तो कंपनी के जो कैपिटल है वो डिवाइड होती है इनटू स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, यानी कि शेयर कैपिटल। आपने सुना होगा वर्ड बहुत बोलते हैं कि शेयर कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटलिस्ट का सारा पैसा कितना है, शेयर कैपिटलिस्ट के वो उस कैपिटल में से शेयर में कितना अमाउंट हमने, शेयर से हमने कितना अमाउंट मार्केट से लिया हुआ है। एज एन शेयर्स आर आल्सो बेसिकली लोन ही होता है, एक तरीके का उधार ही है जो हमें वापस करना है लोगों को। ठीक है, तो शेयर क्या होता है, कुछ नहीं होता। शेयर इज लाइक अ वेरी स्मॉल पेपर विच कैन बी, जिसमें कि कंपनी की सील हो सकती है, कंपनी का नेम हो सकता है, एंड दी वैल्यू, उसका कितना वैल्यू है, 10 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, वो एक पेपर होता है। दैट पेपर इज इशूड टू द पर्सन हु इज गिविंग वट एवर अमाउंट ऑफ दी मनी ही इज इन्वेस्टिंग। कि अगर हमने ये हम डिसाइड करेंगे कि शेयर का वैल्यू क्या होगा जब हम इशू करेंगे एज एन कंपनी, लेकिन कितने शेयर्स खरीदने वो शेयर होल्डर के ऊपर है, आदमी के ऊपर है कि वो मार्केट में कैसे कितने शेयर हमारे से खरीदना चाहता है। सपोज हमने बोला कि एक शेयर हम 100 रुपए का देंगे और उसको 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो वो 100 शेयर खरीद लेगा। ठीक है, इशू शेयर्स इज द मेन सोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है ना वो शेयर्स का ही है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। शेयर्स इशू कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये दो अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। कुछ भी इश्यूज हैं ताकि कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, अगर वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो उसका मतलब वो फ्रॉड नहीं कर पाएगी। हमें एंड ऑफ द डे बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं हमारे मनी को सिक्योर करने में हेल्प भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया नहीं है और मैं कोई प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरा कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, या तो मेरा कोई फेक आइडेंटिटी मैंने बनवा लिया है, उससे मैंने मार्केट में शेयर इशू कर दिए, पैसा उठाया और मैं भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जहाँ हम इन्वेस्ट करें क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है एक्सचेंजेस में। कल को अगर रजिस्ट्रेशन हमने ही नहीं चेक करा, ये सब चीज़ें नहीं करा, तो हमारे लिए ये नुकसान है कि हमें लॉस हो सकता है उन सब चीज़ों में। जो पर्सन पैसे डाल के शेयर्स खरीद रहा है ही इज शेयर होल्डर।
ठीक है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो जो अपना पैसा हमें दे रहे हैं लोग, उन सबका अलग अलग टेम्परामेंट्स का मतलब होता है, उनकी सबकी अलग हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने पूरी कंट्री में शेयर का ये एक ऑफर इनिशिएट कर दिया कि दिस इज द ऑफर, वी आर, हमें 10 करोड़ की कैपिटल चाहिए, 100 करोड़ का 100 रुपए का हम एक शेयर मार्केट में बेचेंगे। तो जो भी डिवाइडेड, जो भी 100 करोड़ 10 करोड़ वट एवर हमको टोटल कैपिटल चाहिए, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इतने शेयर्स हमारे पास हैं जो हम बेचेंगे। अब लोग उसमें कहीं से भी आकर अप्लाई कर सकते हैं, कोई साउथ से आकर अप्लाई कर सकता है, कोई दिल्ली से कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, पैसा कहीं से भी आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स के भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग हैबिट्स हो सकती हैं, अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, टेम्परामेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी को किसी बात पर चीज़ ओपिनियन ठीक लगेगा, किसी का ओपिनियन किसी सेम बात पर डिफरेंट भी हो सकता है। तो सारे लोग जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, वो कैपिटल तो सबसे ही आ रही है, पैसा भी सब बराबर का ही दे रहे हैं, शेयर कैपिटल भी सब, शेयर वैल्यू भी सभी के शेयर्स की बराबर है, लेकिन हम उनको, और उनके पास राइट्स भी बराबर ही हैं, जो भी राइट्स हैं वो बराबर ही हैं। जो डिविडेंड मिलेगा वो ऐसा नहीं कि हम दिल्ली वाले को ज़्यादा देंगे या साउथ वाले को कम देंगे, सब कुछ बराबर ही है, बट फिर भी वो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए एज इन्वेस्टर कि डिफरेंट हैबिट्स होंगी उनकी। जो मेन दो काइंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं वो होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जो मैं भी आपको बात बता रही हूँ ये आप ध्यान से सुन लेना, शायद आपको इतना डिटेल में ये बुक्स में नहीं मिलेगा कहीं पर भी या कुछ भी। जैसा कि नेम आपको सजेस्ट करता है, मैं एक जो ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, जनरली एक कॉमन लेमैन के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ, इस लैंग्वेज को आप अपने आप भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके अगर एग्जाम में लिखोगे, सो एटलीस्ट यू शुड हैव योर थिंग्स क्लियर इन माइंड कि क्या होता है इक्विटी शेयर्स, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होता है। हालांकि आपको कंटेंट मिल जाएगा इंटरनेट पर, बहुत ज़्यादा सर्च भी करेंगे, या मैं आपसे ये शेयर स्लाइड भी कर लूँगी तो आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं बेसिक बात करूँ तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स आर कि कंपनी के ना शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो इक्विटी के शेयर्स खरीदते हैं, वो लोगों के पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। उनके वोटिंग राइट्स के हिसाब से ही डायरेक्टर्स भी चूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे 10 लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी के, और हम मैक्सिमम 7 रख सकते हैं, या 3 रखना चाहते हैं, या 5 रखना चाहते हैं, तो एज पर दी वोटिंग वो होगा। इलेक्शन जैसे होते हैं तो इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन जब डिविडेंड की बात आती है, डिविडेंड की बात आती है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को, जैसे प्रेफरेंस नाम से ही से है कि इनको प्रेफरेंस दिया जाता है इन शेयर होल्डर्स को कि इनको डिविडेंड पहले मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसका एक फिक्स परसेंटेज इशू के टाइम पर ही इनको बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का एक शेयर हम इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर है 10% के रेट पर हम इशू कर रहे हैं, तो इनको पता है कि जो भी अमाउंट लगाएंगे उस पर 10% का इंटरेस्ट इनको फॉर श्योर मिलता ही रहेगा हर साल। ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या होता है, इनका कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइडेड होता है पहले से, जब हम इशू करते हैं तब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लोग एक तरीके से ओनर्स ऑफ द कंपनी ही कहलाते हैं। इनको वापस पैसा शायद हमें तभी करना पड़े जब हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, या अदरवाइज अगर हमने फिक्स्ड टाइम के लिए इनको इशू नहीं करा है तो एक एक करके अगर मैं अब चलती हूँ इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब प्रेफरेंस हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं कि इनको डिविडेंड हम पहले देंगे, राइट, इन द मैटर ऑफ पेमेंट डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू करे हैं तो हमें ना तो उनके डिविडेंड का बहुत ज़्यादा मतलब उतना हम सोचते हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता उस चीज़ का, और ना ही बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमें इनका पैसा वापस कब करना है, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए इशू नहीं करते हम। अगर हम फिक्स्ड अमाउंट के लिए इशू करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर फिर ये चीज़ रहेगा, प्रेशर रहेगा कि अच्छा ये टाइम आने वाला है, 2 साल के लिए थे, 5 साल के लिए थे, तो हमें वो उस टाइम के बाद पैसे पूरा वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है। नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स रेट इनका डिविडेंड का नहीं होता है। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में लेकिन इनका राइट होता है। जो भी कोई बहुत एसेंशियल या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उसमें इन लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो ये वोट कर अपने वोट के हिसाब से इनको एटलीस्ट ये प्रेफरेंस तो मिल जाता है कि डिसीजन मेकर एक तरीके से हो जाते हैं ये लोग। ठीक है। बट इस इक्विटी शेयर्स कैपिटल में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो अगर कंपनी ये बोल रही है कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इनको डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं है। अगर गिव मी अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज।
ओके सो बेसिकली नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कैरी मोर रिस्क, क्योंकि डिविडेंड जो है जब रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स ही नहीं है तो इनका रिस्क ऑब्वियसली है ही। अगर कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस साल हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको बिल्कुल भी कोई डिविडेंड हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में बिल्कुल भी ना मिले, तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स में जैसे मैंने आपको बताया इनको प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड में। डिविडेंड सबको क्लियर ना, डिविडेंड क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में डिविडेंड क्लियर किया था। शेयर होल्डर्स को कुछ भी अमाउंट जो उनको अपनी शेयर कैपिटल को हमारे बिजनेस में लगाने से जो एक फिक्स रेट ऑफ बेनिफिट समझ लीजिए, बेनिफिट जो उनको मिलता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। क्योंकि उन्होंने अपना पैसा हमें दिया हुआ है, लगाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ हमें उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। या तो वो पैसा कहीं और लगाते तो उनको शायद वहां से हम इनकम होता, बैंक में लगाते तो शायद इंटरेस्ट मिलता, कुछ भी होता। तो शेयर होल्डर्स को भी हम डिविडेंड देते हैं। शेयर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट देंगे, हम शेयर होल्डर्स को ऑलवेज लिखेंगे कि वी विल बी गिविंग देम डिविडेंड्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस वाले को हम पहले उसको डिविडेंड देंगे और एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फिर क्यों इन्वेस्ट करेंगे, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही बनना चाहेंगे क्योंकि उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता है। बट क्या होता है कि क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा एक तरीके से उनके पास वोटिंग राइट्स हैं या काइंड ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी वो होते हैं, तो उनको क्या होता है कि अगर कंपनी बहुत ज्यादा फ्यूचर में सपोज या किसी भी पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है, वो डिक्लेयर किया मतलब अगर अर्न किया और डिक्लेयर भी कर रही है कि इतना ज्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है, तो उनके ऑब्वियसली शेयर वैल्यू भी बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है। और कंपनी ने जब सारे अपने काम कर लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया पैसा, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दे दिया, सब काम कर दिया और अपना फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख लिया पैसा कुछ, उसके बाद जितना पैसा बचता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड मिलता है। तो हो सकता है कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो फिक्स्ड है डिविडेंड रेट उससे ज्यादा ही इक्विटी को मिल जाए, क्योंकि जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स का वो फिक्स्ड ही है। चाहे ज्यादा कितना भी कमा ले कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता कि इस साल तो आपने बहुत ज्यादा कमाया, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दे, थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दे दो, रेट बढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इक्विटी के साथ ऐसा हो सकता है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा कंपनी ने बेनिफिट लिया है इस साल तो हमें डिविडेंड ज्यादा मिलना चाहिए, जो हो सकता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेफ होते हैं क्योंकि लॉसेस के टाइम पर भी इनको, चाहे कंपनी लॉस में भी रहे तो भी इनको फिक्स जो रेट इनका डिफाइंड हो गया है एट द टाइम ऑफ इशू, वो पैसा इनको एज डिविडेंड रेगुलरली हर ईयर मिलता ही रहेगा। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स आर सेफर देन दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है हो गया, अभी प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। क्यूमुलेटिव इक्विटी तो देखो एक तरीके से लाइफ के लिए हो गया, उसमें कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है, जब तक कंपनी चल रही तब तक के लिए इशूड है वो ना, उसमें कोई फिक्स रेट ऑफ वो होता। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसमें लेकिन टाइप्स हो जाते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ये चारों आप टाइप्स प्लीज लर्न कर लीजिएगा इफ यू विल बी लाइक पुटिंग इट इन दिस मैनर एटलीस्ट, कि आपने ठीक से इनको टाइप्स को डिफाइन कर दिया तो आई मीन आपने एटलीस्ट लिख भी दिया कि इतने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस होते हैं, शेयर्स होते हैं, सो यू वुड गेट सम मार्क्स फॉर दिस। Cumulative and non-cumulative क्या होते हैं? The holder of cumulative preference shares are entitled to recover the arrears of preference dividend before any dividend is paid on equity shares. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस जो शेयर्स जो होते हैं उनको अरियर्स सपोजिटली किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर नहीं भी मिला है, या अरियर का मतलब होता है पिछला सारा इकट्ठा होकर जो मिल रहा है, आज हमें मिल रहा है, सपोज मुझे पिछले 2 महीने से कुछ नहीं मिला तो इस मंथ में हो सकता है मुझे 3 मंथ्स का टोटल मिल जाए, दैट इज कॉल्ड 2 मंथ्स का अरियर एंड करंट मंथ का। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाता है हमको ये। नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब जैसे हम क्यूमुलेटिव से आप समझते हैं ना, क्यूमुलेट होना पिछला जो भी है वो ऐड ऑन होते जाना, क्यूमुलेटिव ऐड ऑन होते जाना। इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अरियर्स ऑफ डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट। बहुत बार क्या होता है कि नॉन क्यूमुलेटिव है तो हमें एक्यूमुलेट करके इकट्ठा तुम नहीं दोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इकट्ठा करते रहोगे, 1 महीना नहीं पे किया, 2 महीना नहीं पे किया, या किसी ईयर में नहीं पे किया, ठीक है। डिविडेंड एट द फिक्स रेट फॉर ओनली 1 ईयर विल हैव टू बी पेड बाय द प्रेफरेंस शेयर बिफोर इक्विटी। मतलब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो हैं उनको हर साल डिविडेंड मिलेगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा।
ऐसा नहीं है किसी साल अगर कंपनी को लॉसेस हैं तो वो ये बोल दे, अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है कि वो ये बोल दे नेक्स्ट ईयर हम लोग देंगे इसके साथ। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ इशू है? एनीबडी, एनी इश्यूज? Okay, so notice that unless specifically mentioned, otherwise preference shares should be considered to be cumulative. अगर ओके ठीक है, थैंक्स अर्श। अगर किसी मतलब अगर जब भी इशू हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं और उसमें मेंशन नहीं है कि वो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ लेना चाहिए कि वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में फाइनेंशियल ईयर में लॉसेज हैं कंपनी को, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये बोल सकती है कि ठीक है इस ईयर हम लोग नहीं दे रहे हैं डिविडेंड, वो लेकिन एक्यूमुलेटिव है वो पैसा, ऐसा नहीं कि वो डूब गया या मिलेगा नहीं, खाएगा नहीं कंपनी वो पैसा हमारा डिविडेंड का, हमें हो सकता है अरियर के साथ नेक्स्ट ईयर मिल जाए। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो मिलेगा उनको ज़रूर। सिर्फ टाइप्स ऑफ शेयर में क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव ये डिफाइन कर देते हैं कि क्या वो रोक सकते हैं पैसा इन एनी केस इफ देयर इन लॉसेस। क्यूमुलेटिव में वो रोक सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव में वो रोक भी नहीं सकते हैं। एवरी ईयर दे हैव टू गिव इट। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। नाउ रिडीमेबल जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, रिडीम हो जाएंगे वो after a period of time. Now, redeemable preference shares are those preference shares whose amount can be returned by the company to their holders within the lifetime of the company, subject to the terms of the issue and the fulfillment of the certain legal conditions. क्या होता है? Redeemable preference shares को पहले ही टाइम बता दिया जाता है कि इस टाइम पे, या नहीं भी अगर बताया जा रहा है तो रिडीमेबल अगर वो है तो कंपनी को मतलब कंपनी बंद होने से पहले किसी भी टाइम पीरियड में वो प्रेफरेंस शेयर्स वापस कंपनी को दे सकते हैं। मतलब कंपनी ये सोच सकती है उन रिडीमेबल शेयर्स को रिडीम करने का कि ठीक है इन शेयर्स से जो हमने पैसा लिया हुआ है वो हम रिडीम कर सकते हैं, मे बी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, चाहे कंपनी 200 साल चले, 500 साल चलती जाए आगे, बट किसी भी टाइम पीरियड में वो रिडीम हो जाते हैं पैसे। ठीक है, those are redeemable. Amount of irredeemable preference shares can be returned only when the company is wound up. Wound up का मतलब है कि जब कंपनी बिल्कुल बंद हो रही है, यानी कि आज स्टार्ट की थी, मैंने स्टार्ट की थी, मे बी आगे फर्दर कोई मेरी आगे जनरेशन नहीं है जिसको मैं ये कंपनी आगे फॉरवर्ड कर पाऊँ, या मेरा किसी और पर इतना अच्छा फेथ नहीं है कि मेरे मरने के बाद कोई और ही कंपनी बहुत अच्छे से चलाएगा, तो मैं अपनी ही लाइफ टाइम में उस कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी। ऐसे टाइम में क्या होता है, the amount of irredeemable preference shares can be returned, मतलब जो preference shares हमने irredeemable है या किसी एक टाइम या ये बोलकर नहीं इशू किए थे कि वो redeemable preference shares हैं, उन शेयर होल्डर्स को तब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हर टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल के लिए वो तब तक क्लेम नहीं कर सकते अगर वो इरिडीमेबल है जब तक कि कंपनी बंद नहीं हो रही है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स को भी पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी बंद होगी। तो व्हेनेवर द कंपनी विल वाइंड अप, ओनली देन दोज irredeemable preference shares will be returned, otherwise नहीं रिटर्न होंगे, सिर्फ इंटरेस्ट चलता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी के पास ही रहेगा और उसको वो यूज करती रहेगी फॉर व्हाटएवर रीजंस। Now, participating and non-participating. Participating preference shares are entitled not only to fixed rate of dividend but also to a share in surplus profit which remain after dividend has been paid a certain rate to equity shareholders. ये देखो, अब ये एक फॉर्म है प्रेफरेंस शेयर्स का जो टू सर्टेन एक्सटेंट तक इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसा है, यानी कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक राइट देता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी एक राइट देता है कि अगर तो सारे डिविडेंड पे करने के बाद, सब कुछ पे करने के बाद कंपनी को सरप्लस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और उनका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट ईयर प्लान नहीं है एक्सपेंशन का या कुछ करने का जिसके लिए उनको ह्यूज ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड की जरूरत पड़े, तो फिर वो क्या करते हैं, इस प्रेफरेंस शेयर जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन उसके अलावा सरप्लस प्रॉफिट का कुछ पार्ट और भी उनको मिल जाता है। दोज आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग इज कि उनको एटलीस्ट वो सरप्लस नहीं मिलेगा। The surplus profits are distributed in a certain agreed ratio between the participating preference shareholders and equity shareholders.
अब वो कंपनी ने ही डिसाइड करना है चीज कि सपोज, क्योंकि सरप्लस प्रॉफिट जो भी होता है वो आइडियली क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, वो लॉसेस भी बेयर करते हैं, लॉस के टाइम पे कोई डिविडेंड नहीं मिला तो एंटाइटल नहीं है उनको डिविडेंड, ऐसा नहीं कि अगले साल एक्यूमुलेट होकर उनको मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच और इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में एक जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में एक रेशियो अग्री कर लेते हैं कि ठीक है जो सरप्लस प्रॉफिट इस बारी बहुत ज़्यादा हुआ है वो हम डिस्ट्रीब्यूट इस रेशियो में करेंगे। फॉर एग्जांपल एक अमाउंट हमने सपोज करिए 1 करोड़ का एडिशनल सरप्लस प्रॉफिट हुआ है जो कंपनी के पास है और उन्होंने एग्री करा है डिविडेंड को डिवाइड करने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हो सकता है वो 3 और 7 का रेशियो हो, 4 और 6 का रेशियो, जिसमें 4% ऑफ दैट टोटल अमाउंट वो प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, बाकी इक्विटी को डिवाइड कर देंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको कोई भी ऐसा नेचर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नहीं है जिसमें कि उनको मिल पाए रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द टाइम ऑफ एडिशनल सरप्लस अर्न्ड बाय द कंपनी। Convertible and non-convertible. The holder of convertible preference shareholders enjoy the right to get the preference converted into equity. ना जैसे convertible और non-convertible नाम से ही suggest हो रहा है। convertible मतलब एक सेकंड मैं आप लोगों की अटेंडेंस प्लीज क्लिक कर लेती हूँ फर्स्ट, गिव मी अ मिनट। Okay, so coming back. कन्वर्टेबल जो मैंने आपको बताया जिस हिसाब से सिर्फ 3 मिनट्स हैं, अगर किसी को कुछ क्वेरीज में तो मुझे बता दीजिए। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल शेयर से वी कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू। ओके, सो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल जो हैं प्रेफरेंस शेयर्स की हम अभी बात कर रहे हैं। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि हमने जब इशू किया एट द टाइम देन तो उनके पास प्रेफरेंस शेयर्स का ही राइट्स है कि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, कुछ और राइट नहीं है। बट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट हो जाता है कि वो जब चाहें, जब शेयर होल्डर चाहें, नॉट द कंपनी, जब शेयर होल्डर चाहे तब वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को अकॉर्डिंगली इक्विटी शेयर होल्डर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इशू जो भी साइन हुई होंगी दोनों पार्टीज में, कंपनी में एंड शेयर होल्डर्स में, उसके अकॉर्डिंग देवाशीष जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ एंड डू नॉट पुट एनी मार्क ऑन द सिस्टम। Yes, Suraj, we can sell our shares to the third party. We can sell that. It is just that we have to inform to the company that this is what it is now, these particular shares, because share जो है वो particularly जो शेयर होल्डर्स हैं दे कैन अकॉर्डिंगली सेल देयर शेयर्स इफ दे वांट, बट दे कैन, अगर वो इरिडीमेबल है कुछ है तो कंपनी उनको पैसा नहीं दे रही है। बट येस, इफ समबडी एल्स वुड वांट टू बाय द मनी एंड दे वुड रियली वांट कि उनको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाए, तो अगर कोई बेचना चाहता है और दूसरा कोई पर्सन खरीदना चाहता है तो वो बाय एंड सेल हो सकता है मार्केट में, ठीक है। बट अगर फ्रेश कोई ऑफर कंपनी ही इशू कर रही है तो वो फिर मतलब कंपनी से ही वो शेयर्स हम खरीदेंगे और डायरेक्टली इट विल बी इन द कंपनीज अकाउंट, वी विल बी ट्रांसफरिंग दैट मनी व्हाइल बाइंग इट। जो स्टॉक एक्सचेंजेस में ये सब चीज़ें होती भी हैं, वी जस्ट सी इट, वहीं पर ही प्राइस फिक्स हो रहा है हर चीज़ का, मार्केट में क्या चीज़ का कितना रेट है। एवरी डे आप देखते हो कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, एवरी डे देयर इज सम चेंज इन दैट। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दी शेयर्स ऑल्सो कि बेसिकली इनिशियल प्राइस तो जो है जो शेयर का जो अमाउंट है वो तो कंपनी डिसाइड करती है, बट लेटर ऑन मार्केट रिस्क के ऊपर होता है कि वो प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। तो ये कभी भी ओवर हो सकती है मीटिंग। आप मुझे और बताइए कुछ क्वेश्चन है तो। वेरी गुड क्वेश्चन सूरज। वी विल टेक
ओके, वी विल टेक दिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर से मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट क्लास में. So I'll see you guys next time. Okay, take care everyone. Bye bye.